दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। कल पूरे भारतवर्ष ने नेशनल फिश फार्मर डे को सेलिब्रेट किया है। नेशनल फिश फार्मर को सेलिब्रेट करने के बाद आज हम उससे जुड़ी सभी प्रकार की न्यूज़, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 10 जुलाई को, ये भी बताएंगे। 2001 में डिसीजन लिया गया था कि उसके बाद 10 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। इससे संबंधित आपको जानना जरूरी है। यदि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, इससे संबंधित आपके पास गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है और आज क्यों भारत विश्व का पहला एक्सपोर्ट का या लार्जेस्ट फिशरी के अंदर पहला स्थान क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा, उससे रिलेटेड उनके चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। यदि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट जगह है, जहां पर आपको सभी प्रकार की वीडियोस ऑनलाइन सपोर्ट के द्वारा मिल जाएंगी। इसमें आपका नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई को लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के आधार पर, जिसमें आपको डेमो क्लास भी अवेलेबल है और आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल के लिए गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को खराब करते हुए। सबसे पहला, पूरे भारतवर्ष ने 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया नेशनल फिश फार्मर डे। एक तरीके से ये सपोर्ट होता है दोस्तों पूरे देश के अंदर उन लोगों को जो इस व्यापार में, इस कार्य में जुड़े हुए हैं। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी इसके अंदर जुड़ी हुई है और एक लंबे अरसे से इस फील्ड के अंदर बहुत तेजी कर से आगे बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में डिक्लेयर किया था कि 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल फिश फार्मर डे पूरे भारतवर्ष के अंदर। पहली बार इसका जो इनिशिएटिव लिया गया था, इसका इनिशिएटिव मुंबई के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन में लिया गया था। डेटा जहां पर ग्लोब फिश का आता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है पूरी यूनाइटेड नेशंस की, जो डेटा प्रोड्यूस करती है। इस डेटा के आधार पर भारत जो है सेकंड एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर, और किसी समय में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी। किसी समय में भारत की गिनती ही नहीं थी। फर्स्ट जो है आज भी चाइना ही है और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? इंडिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों काफी एफर्ट्स किए हैं, काफी ज्यादा नीली क्रांति बढ़ाई है ब्लू रेवोल्यूशन के, तब जाकर इसे आगे बढ़ाया जा सका। और आज के दिन बहुत भारी मात्रा में इसमें वैकेंसीज आती हैं। वैकेंसीज के बाद इसमें लगभग काफी बड़ी आबादी से जुड़ी हुई है। अब सवाल आता है कि क्यों 10 जुलाई को सेलिब्रेट होता है, इसका कोई रीजन तो नहीं पता। तो ओडिशा के ओंगल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। 10 जुलाई 2020 को पहली बार सक्सेस प्राप्त हुई थी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस की। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस की मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम ज्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा फिशेस को पैदावार बढ़ा सकते हैं और उसको सेल्स पर्पज के लिए या अपने देश के लिए यूज कर सकते हैं। इसको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग फिशेस के जो पैटर्न है, इसके अंदर जो अचीवमेंट प्राप्त हुई थी वो 2 साइंटिस्टों के द्वारा हुई थी, जिनमें से एक का नाम प्रोफेसर हीरालाल चौधरी और दूसरे का नाम KH अलीकुन्ही इनका पूरा नाम है। इनकी यादगार में, इनकी रिमेंबरेंस के आधार पर 10 जुलाई को यह शुरू किया गया था। इन्हीं 2 साइंटिस्टों की सहायता से आज भारत में लगभग 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग, 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग जो हैं, 10 लाख पीपल जो हैं बेसिकली इस सेक्शन के अंदर जुड़े हुए हैं और वो अपनी रोजगार अर्निंग्स कमाते हैं। तो अब आ जाता है अगला पॉइंट कि 2020 का यानी अभी का जो सेलिब्रेशन है उसमें क्या नई सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की गई। तो एसोसिएशन की बात करते हैं तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट जो बोर्ड है, जिसे हम NFDB के नाम से जानते हैं, इसने पहली चीज क्या, इसको सेलिब्रेट किया वर्चुअल पोर्टल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसके अंदर गिरिराज जो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी के हैं, इन्होंने इसे सेलिब्रेट किया और फर्दर डिसाइड किया कॉन्फ्रेंस के दौरान कि और कैसे इनकम को अब के अनुसार और डबल किया जा सके। जब शुरुआत करी थी उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि मत्स्य संपदा यानी फिशरीज को कैसे और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, कैसे कंपनीज की सपोर्ट की जा सके, तो उससे रिलेटेड यहां पर डिस्कशंस हुए। अब आ जाता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो मई 2020 के अंदर 20,050 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती है। इस इन्वेस्टमेंट
के आधार पर आत्मनिर्भर भारत को काफी सपोर्ट मिलेगा और इसके अंदर जो कि हमने सोचा था ट्रिलियंस तक पहुंचने का, वो हम पहुंच रहे हैं तेजी से अपनी स्कीम के अंदर। इस स्कीम के अंदर 55 लाख, अभी तक 10 लाख से ज्यादा जॉब्स हैं और आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 55 लाख जॉब्स अगले 5 साल के अंदर। और अगर 5 साल के अंदर 55 लाख जॉब्स आ जाती है तो जाहिर सी बात है 7 मिलियन टन जो है अब फिश प्रोडक्शन को टारगेट किया जाएगा। अभी तक इतना फिश हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन हर बार सरकार की द्वारा दी गई इस साल की सपोर्ट जो है डेफिनेटली बेनिफिट पाएगी। ये बात याद रखना, मत्स्य संपदा को सरकार के द्वारा लगभग हर 2 साल के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट मिलता है ताकि इसे व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो ये तो थी अब तक की न्यूज। अब पूछा जाए कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, तो जैसे दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, इन सभी का फोकस क्या था? इन सभी का फोकस ये था कि खाद्य संपदा के अंदर भारत में कोई समस्या ना आए और इतना हम इंपोर्ट करें, इतना हम उसको पैदावार को बढ़ाएं ताकि इसे बेचने के पर्पज से भी हम तैयार कर सकें। तो इसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट ने 30 अगस्त 2019 को 5वां एडिशन सेलिब्रेट किया था। 5वें एडिशन की बात करी थी, इनोग्रेट किया था एक्वेरिया इंडिया हैदराबाद के अंदर। इनका मेन थीम क्या था कि भारत को ब्लू रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ाया जाए। ब्लू रेवोल्यूशन का अर्थ होता है मत्स्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और भारत को इसमें आगे बढ़ाया जाए। इसका जो मेन मोटिव था उसमें फार्मर्स की इनकम डबल करना, अपने व्यापार की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना और व्यापार की ग्रोथ को बढ़ाने के बाद उस ग्रोथ को सस्टेनेबल रखना, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनाए रखना, ये एक प्रोग्राम रखा गया। इसके अंदर एस्टिमेटेड जो गवर्नमेंट ने बजट रखा था वो 3737 करोड़ का 19 और 20 में रखा गया था और 2020 में फिर से अनाउंसमेंट नहीं हो गई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा हुई है। याद रखिएगा ये सारी की सारी जो भी अनाउंसमेंट होगी ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के आधार पर ही होगी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के आधार पर ही होगी। तो अब आ जाता है ब्लू रेवोल्यूशन क्या था। ब्लू रेवोल्यूशन 1960 के बाद से प्रेजेंट डे तक एक इंटेंस ग्रोथ का डिसीजन रखा गया, एक तरीके से टारगेट रखा गया कि किस प्रकार से इस फील्ड में भी भारत अपने आप को विजेता की तरह घोषित करेगा। इसके अंदर प्रति वर्ष 9% का ग्रोथ देखा जाता है और इंडिया इसके अंदर संसार की सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली कंट्रीज में से एक है, वो भी 2nd नंबर पर, और जो धीरे धीरे है 1st नंबर बनने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए रैपिड इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश पर ध्यान दिया गया कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार से चाइना को कंपटीशन दिया जाए, इन चीजों को लेकर इस पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आ जाता है फिशरीज और एक्वाकल्चर की बात करते हैं। तो हर साल पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो इस समय 50 मिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि लगभग 1950 से बात करें तो 2 मिलियन था। 2 मिलियन 1950 के अंदर 2 मिलियन टन की बात हो रही है। इसमें से पूरे एशिया का कंट्रीब्यूशन 90% है और इस 90% के कंट्रीब्यूशन के अंदर अकेला चीन जो है वो 70% का मार्केट होल्ड करता है। 70% का कंट्रीब्यूशन जो है चीन का है। तो देखिए चीन को इस तरफ से कितनी भारी सहायता मिलती है। इसके बाद जितना बड़ा सेक्शन होगा उस फील्ड का उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के साथ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 880 मिलियन लोग इस फिश फार्मिंग के अंदर एम्प्लॉयड हैं, चाहे कहीं की भी बात कर लो। तो 880 मिलियन एम्प्लॉयड हैं, जैसे सैल्मन केजेस हो गए नॉर्वे के अंदर, प्रॉन पॉन्ड्स हो गए थाईलैंड के अंदर। एम्प्लॉयज की बात करें तो इसमें बहुत तेजी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने कहा कि 55 लाख वैकेंसीज निकल सकती हैं इसके अंदर। फिशरीज की बात करें तो पूरे फिशरीज और एग्रीकल्चर की तो 4.3 बिलियन पीपल, लगभग 15% की बात करें तो 4.3 बिलियन पीपल इस व्यापार को एक तरीके से काम करते हैं और इसमें 15% का एनुअल एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन है और एक वाइटल सोर्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और कई तरीके से इनका यूज किया जाता है। इवन दैट कई दवा के क्षेत्र में भी इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं फिश और सी फूड की। तो मोस्ट ट्रेडेड फूड कम्युनिटी का एक कमोडिटी है। 53% की ट्रेड ओरिजिनेट इससे होती है। हर साल 10 फिशेस का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, जिसमें कार्ब्स हो गए, ऑयस्टर, सैल्मन, ट्रॉट्स, अलग अलग प्रकार की प्रॉन्स हो गई, इनका सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अब आ जाता है ब्लू रेवोल्यूशन भारत के अंदर। 7th पे कमीशन जो कि 1985 से 1990 के अंदर हुआ था, वहां पर इसे लॉन्च किया गया। धीरे धीरे लॉन्च करने के बाद इसके लिए स्पॉन्सर एजेंसी बनी फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी।
ड्यूरिंग 8th फाइनेंशियल, जब 5 ईयर प्लानिंग की बात करते हैं जो कि 1992 से 1997 तक चली, यहां पर इन प्रोग्राम्स को लॉन्च करके इंटेंस मरीन फिशरीज को प्रोग्राम को लॉन्च किया और मल्टीनेशनल कंपनीज के सपोर्ट से इसे आगे बढ़ाया गया। फिश हार्बर्स को और अच्छे से तैयार किया गया, एस्टैब्लिश किए गए ताकि और अच्छे से अप्रोच मिले। नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स बढ़ाए गए ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब आउटकम्स की बात करते हैं, तो अब इस सेक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है। एक्वाकल्चर के अंदर नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्रीडिंग बढ़ाई जा सके, रेयरिंग बढ़ाई जा सके, मार्केट बढ़े और एक्सपोर्ट भी बढ़े। इसी सेक्शन के अंदर यानी कि इंडियन फिशरी सेक्शन के अंदर 60,000 टन फिशेस पिछले 5 सालों के अंदर पहले जाता था और अब ये प्रोड्यूस करता है 4.7 मिलियन टन, जो कि बहुत ज्यादा है। इसमें आपका फ्रेश वाटर का भी सेक्शन इंक्लूड है, यानी कि वो मिलाकर है। एवरेज एनुअल ग्रोथ की बात करें तो ये 14.8% एवरेज रिकॉर्ड की गई है, जो कि लास्ट डिकेड से ग्लोबल एवरेज रिकॉर्ड के लगभग बराबर आती है। अब अगर बात करते हैं फिशरीज की, तो लार्जेस्ट एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट है। हर साल देश की ग्रोथ में 6 से 10% की ग्रोथ चेक की जाती है। कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर एग्रीकल्चर या बाकी सेक्शन से देखा जाए तो ये ग्रोथ ज्यादा अच्छी है, जिसमें प्रॉफिट का सेक्शन ज्यादा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशरी प्रोड्यूसर भारत है, जिसके अंदर 47,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा। करंटली यूएसए जो है सबसे बड़ी मार्केट है सी फूड के नाम पर, जिसमें से 46% का एक्सपोर्ट मरीन प्रोडक्ट से होता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। अब क्योंकि चाइना से व्यापार के संबंध बिगड़ रहे हैं और यूएसए सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो भारत जिस प्रकार से खुद को रिप्रेजेंट करेगा उतना ही अच्छा उसको मौका और रास्ता मिलेगा खुद को तैयार कर पाने का। अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल की बात करते हैं तो भारत में आज भी लगभग टोटल बात की जाए तो 40% अवेलेबल पॉन्ड, टैंक और अदर वाटर बॉडीज है एक्वाकल्चर के आधार पर, जिसके अंदर 15% टोटल जो पोटेंशियल है वो वाटर जो है वो ब्रैकिश वाटर है। अगर बात की जाए तो इस सेक्शन के अंदर हम जो है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज आज भी नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा भविष्य देखने के बाद भी। इसको अगर यूटिलाइज किया जाता है तो और अच्छी तैयारी तरक्की हो सकती है। इसके अलावा जिन सेक्शंस में फिशरीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा वहां पर इसको प्रमोट करके बेनिफिट पाया जा सकता है। ब्लू रेवोल्यूशन 2.0 या इसे नील क्रांति मिशन भी कहा जाता है। इसके अंदर वही चीजें आएंगी जो हम आपको बता चुके हैं कि डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को ध्यान दिया जाएगा, तेजी से इसको बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर जो नेशनल बोर्ड बनाया गया है फिशरीज का, 2006 में इसका गठन किया गया था। 2006 में गठन किया गया तो कोऑर्डिनेट किया गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ताकि इसको और कैसे एक्सपेंड किया जा सके। इस बोर्ड के अंदर पहले सिर्फ फिशरीज सेक्शन था, अब इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। इसका जो मेन टारगेट है, मेन एम है, वो अचीव करना है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को। कोई भी व्यापार स्टार्ट होगा तो उसके अंदर भाई प्रॉस्पेरिटी और आप आगे तरक्की की तो बात करेंगे ही करेंगे, तो इन कंसर्न को बायोसिक्योरिटीज के साथ में ध्यान दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब इस समय का भारत का ऑब्जेक्टिव है एट प्रेजेंट की भी जो प्रोडक्शन है उसको ट्रिपल करना है, ताकि भारत को और तेजी से विदेशों में इस चीज के लिए भी जाना जाए। और इसके लिए नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ई कॉमर्स के द्वारा बहुत सारे रास्तों से मार्केटिंग को, पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग को भी बढ़ाया जा सके। अर्निंग ट्रिपल तभी होगी जब सरकार इस पर और अच्छे से ध्यान देगी। इसके अंदर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या कंट्री की भी बात की जाती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये रिपीट के अंदर वही सारी चीजें आ जाएंगी जो हम पहले रिपीट कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि हर साल सरकार जो है अपने एम्स को दर्शाती है। 2020 का इन्होंने एम बताया और 2019 के एम मैंने आपको यहां पर दिखाई थे। मैं फिश इसको पोज करके पढ़ लीजिएगा, आपको ज्यादा डिफरेंस यहां पे नजर नहीं आएगा। अब फाइनेंशियल एलोकेशन की बात करते हैं तो 1920 के आसपास या 1920 की बात करें तो 804.75 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए थे उस समय में, और अब इसकी ब्लू रेवोल्यूशन की फंडिंग बढ़ती जा रही है और जैसे कि अब हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं। तो मेजर चैलेंजेस की बात करते हैं। मेजर चैलेंजेस में कई जगह पर एक चीज आती है कि हम जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहे हैं, तो ये एक मेजर चैलेंज भारत के सामने बनकर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इन चीजों को हमें आगे
प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे हम समुद्री लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारे आगे आने वाले भविष्य के अंदर एक टाइम आएगा कि फिशरीज की जगह पानी में नेट डालेंगे और कूड़ा ही नजर आएगा। तो उन चीजों को प्रिपेयर करने के लिए भी उन चीजों के लिए भारत को प्रिपेयर करना पड़ेगा और गंदगी जो वाटर पॉल्यूशन है उस पर रोक लगानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।